आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं खंडेलवाल फाइनेंस के सीनियर मैनेजर संतोष कुमार सिंह जी। संतोष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 पर। बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए आज हमें। थैंक यू संदीप जी फॉर हैविंग मी हियर वंस अगेन। थैंक यू सर। आज हम चर्चा कर रहे हैं बीएसई ग्रीनएक्स इंडेक्स के ऊपर, और बीएसई ग्रीनएक्स शेयर उन निवेशकों के लिए हैं जो एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिसेस अपनाने वाली कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं। क्या निवेशकों को बीएसई ग्रीनएक्स इंडेक्स के शेयरों में निवेश करना चाहिए, या इन शेयरों में निवेश से पहले क्या निवेशकों को कुछ और फैक्टर्स या फंडामेंटल्स इत्यादि पर भी विचार करना चाहिए सर? देखिए, मुझे लगता है कि जो सस्टेनेबिलिटी फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट हो चुकी है अभी, पूरे स्टेक होल्डर की बात कर लें, न केवल निवेशक की बात करें, पूरे स्टेक होल्डर जो जमात है अगर उसमें देखेंगे तो सारे लोग सस्टेनेबिलिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि वो कंपनियां जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच है बिजनेस करने का, और उसके साथ सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं जो कंपनियां, और साथ ही साथ एक अच्छे गवर्नेंस की तरफ इशारा करती हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो जो फॉरमोस्ट और भी चीजें दिमाग में है कि आजकल स्टेक होल्डर ज्यादा चीजें ये पूछते हैं कि कंपनियां, हाउ डू कंपनी मेक प्रॉफिट्स, नॉट हाउ मच कंपनीज आर मेकिंग प्रॉफिट। तो किस रास्ते से आप पैसे बना रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना। और किस रास्ते से मतलब ऐसी चीजें जो कि आने वाले दिनों में प्रकृति के लिए, एनवायरमेंट के लिए अच्छी हो कि नहीं हो, उन सारी चीजों पर लोग ध्यान देते हैं। और ऐसी एक पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट भी मैं पढ़ रहा था कि आने वाले दिनों में जो जेन जी है वो तकरीबन 75% जो है एम्प्लॉयमेंट में रहेगा, और वो चीजें जो है वो उनके दिमाग में सरोपरि है कि जो भी कंपनियां ये ईएसजी नॉर्म्स में ज्यादा हैं वहीं पर वो काम करने की सोचेंगे या वहां पर निवेश करने की सोचेंगे। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि जो कंपनियां ग्रीन की तरफ या एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं उधर की तरफ ज्यादा फोकस कर रही हैं, ऑल्दो फुटप्रिंट हो सकता है कि कार्बन फुटप्रिंट हो उनके, लेकिन तो उनका रेस्पॉन्स क्या होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इस लिहाज से मुझे लगता है कि सस्टेनेबिलिटी एक फैक्टर है, और कभी भी जब निवेश करेंगे आप तो वो एक सर्वोपरि मुद्दा जरूर रहता है। क्योंकि दुनिया में भी अगर आप देखें तो जो बहुत बड़ा ईएसजी फंड है, तकरीबन 100 ट्रिलियन के ऊपर है, जो कि निवेश करने के लिए पूरी दुनिया में अवसरें खोज रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो पैसे आएंगे वो इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा रहेंगे, और इस सेक्टर में ग्रोथ भी ज़्यादा होने की उम्मीद है। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन उसके साथ साथ जो सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनियां हैं, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली कंपनियां हैं, उनको लेके निवेशकों में जो जागरूकता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और वहाँ पे निवेश काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ दिख भी रहा है, और ये आगे फ्यूचर में भी ऐसा जो ट्रेंड है, जो पैटर्न है, वो कहीं ना कहीं जारी रह सकता है। अच्छा सर, महंगाई लगातार ऊंचाई पर बनी हुई है, क्या किसी के स्टॉक पोर्टफोलियो पर इसका कोई असर होता है? अगर हाँ, तो निवेशकों को इस असर को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, महंगाई हमने देखी है कि एटलीस्ट इस क्वार्टर में तो काफ़ी ज़्यादा हिट होते हुए दिखी है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज के हिट हुए हैं, और वहाँ पर फ्यूल कॉस्ट कह लें, एम्प्लॉय कॉस्ट कह लें, ये काफ़ी बड़े हैं इस क्वार्टर में। उस लिहाज से मुझे लगता है कि जिन कंपनियों में ज़्यादा डेट है उनमें, क्योंकि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट एक साथ ही चलते हैं, और इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट भी हार्डन हुए हैं, हमने ऐसा देखा है। और हिस्टोरिकली भी देखा गया है कि सेंट्रल बैंकर्स के पास जो भी कह लें कि आर्म्स एंड एम्युनिशंस हैं वो रेट बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं है ज़्यादा, तो उन्होंने रेट बढ़ाया भी है। और यही कारण है कि अगर आप देखें कि जो भी बड़ी कंपनियां जहां पर कि डेट ज़्यादा है तो उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जहां पर डेट ज़्यादा है उन कंपनियों को अवॉइड करें, रिड्यूस करें अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो। वैल्यू स्टॉक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। हो सकता है कि इसमें पावर स्टॉक्स भी चले, क्योंकि अभी एनर्जी के दाम काफ़ी बढ़े हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में ऐसा देखा गया है कि जो एनर्जी के प्राइसेस थोड़े से कूल ऑफ हुए हैं, वहां से कुछ जरूर उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इन्फ्लेशन थोड़ा टेपर हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद है कि इन्फ्लेशन आने वाले दिनों में थोड़ी नीचे आ सकती है, लेकिन ऐसे सिनेरियो में जब महंगाई बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट भी साथ साथ बढ़ते हैं। तो ऐसे में आपको अपने पोर्टफोलियो में जो डेट वाली कंपनी जिसमें कर्ज काफ़ी ज़्यादा होता है उन कंपनियों का वेटेज कम करना चाहिए, और वैल्यू स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस या ज़्यादा वेटेज है वो बढ़ा देना चाहिए, ऐसा हमें संतोष सर बता रहे हैं। अच्छा सर, वैश्विक स्तर पर हम देख रहे हैं कि जो मंदी की चिंता है वो गहराती हुई नजर आ रही है।
लेकिन इस बीच भारतीय शेयर बाजार में हम देख रहे हैं कि विदेशी निवेशकों की वापसी होती दिख रही है। आपके हिसाब से भारतीय कंपनियों के लिए आगे जो पॉजिटिव बातें हैं वो क्या हो सकती हैं, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि जो विदेशी निवेशक हैं वो भारतीय बाजारों में वापस लौट रहे हैं? और दूसरा सवाल ये भी है इसके साथ में कि क्या विदेशियों की जो भारत की वापसी हो रही है आपको वो टिकाऊ नजर आ रही है सर? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं इस एस्पेक्ट्स में जो कि मैं रखना चाहूँगा, जहाँ पर कि पहली चीज़ कि भारत जो कि एक कंज्यूमर इकोनॉमी था, जो कि हम खुद प्रोड्यूस करते थे और खुद यूज़ करते थे उसको, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया एंडेवर है, उसके कारण मुझे लगता है कि धीरे धीरे अब हम एक एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तरफ बातें चल रही हैं और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में सिचुएशंस काफ़ी चेंज होती हुई नजर आएंगी। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सिनेरियो है और ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बढ़ेंगे इससे, कि इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा। और पूरे अगर इमर्जिंग इकोनॉमी की तरफ देखें तो इंडिया एक लीडर की तरह नजर आता है। और मुझे लग रहा है कि ये जो स्मार्ट मनी है दुनिया में, वो हमेशा ग्रोथ को चेज करती है, और ग्रोथ को चेज करते हुए इंडिया एक वो मार्केट होगा जहां पर की ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी आने वाले दिनों में, जिस तरह का गवर्नमेंट का एंडेवर है। और प्राइवेट सेक्टर्स भी जो केपेक्स है लाइंड अप हैं, पीएलआई की जो स्कीम्स हैं, जिसके कारण कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, इवन फॉरेन कंपनीज भी और इंडियन कंपनीज भी, कि मेक इन इंडिया किया जाए। तो वो सारी चीजें से लगता है कि ग्रोथ रहेगी, और ग्रोथ रहेगा अगर इंडिया में, तो एफआईआई की निवेश जरूर वहां रहेगी, क्योंकि स्मार्ट मनी हमेशा ग्रोथ को चेज करते हैं। चलिए, तो भारत उभरते बाजारों में देखें तो काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है, ग्रोथ के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, और हमेशा जो स्मार्ट मनी है वो ग्रोथ को ही चेज़ करती है। तो उस लिहाज से एफआईज का जो पैसा भारतीय बाजारों में आ रहा है वो हमें संतोष से बता रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए भी वो सस्टेन करता हुआ दिख सकता है। अच्छा सर, ये भी बताइए कि बाजार में आजकल जो बेयर रैली है उसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चे होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हाल के आप मूव को लेकर एक बाउंस बैक के तौर पे ज़्यादा देखा जा रहा है, जो शायद लॉन्ग लास्टिंग ना हो, ऐसी बाजार में चर्चाएं हैं या तो फिर ऐसे कंसर्न्स हैं। आपका सर, आप तो टेक्नो फंडा दोनों तरह से बाजार को समझते हैं या दोनों विद्याओं को जानते हैं, इन दोनों विद्याओं को जोड़कर इसके मिश्रण से आपको क्या समझ आ रहा है सर? क्या ये सही में एक बेयर रैली आपको नजर आ रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये बेयर रैली है, और इसके पहले भी संदीप जी हम आपसे बात कर चुके हैं कि ये जरूर एक करेक्शन है, और फोर्थ वेव का करेक्शन था अगर टेक्निकली देखें इलियट वेव प्रिंसिपल के लिहाज से। और फाइनल लेग में हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो एक कंटिन्यूएशन ऑफ बुल मार्केट हम कह सकते हैं कि आफ्टर अ पॉज और आफ्टर ए करेक्शन एक कंटिन्यूएशन ऑफ बुल मार्केट मैं देख रहा हूँ। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर इतनी बड़ी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो इस लिहाज से लगता नहीं है कि ये एक बेयर मार्केट रैली है, और कोई भी मतलब तरीके से देख लें तो मुझे नहीं लगता है कि बेयर मार्केट रैली होनी चाहिए ये। और यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा आसार हैं कि निफ्टी एटलीस्ट मुझे लगता है कि टेक्निकली 20,000 के ऊपर जाना चाहिए। और फंडामेंटली भी अगर आप देखें तो फंडामेंटल भी क्वाइट इन प्लेस हैं। केवल चिंताएं ये है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि लास्ट के 1-2 क्वार्टर से घटे हैं, लेकिन शायद ये फिनोमेना ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस जैसा देख के लग रहा है कि शायद 1 और 2 क्वार्टर के फिनोमेना हो, और उसके बाद फिर से रिजम्पशन ऑफ बुल मार्केट होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये एक बेयर मार्केट रैली नहीं, रिजम्पशन ऑफ बुल मार्केट से। और कोई भी करेक्शन अब इस रैली में अगर आता है तो दैट विल बी अ पॉइंट टू एंटर इनटू द लॉन्गर टर्म बुल मार्केट। ठीक है, तो ये कोई बेयर मार्केट रैली नहीं है। संतोष सर हमें बता रहे हैं कि ये कंटिन्यूएशन ऑफ बुल मार्केट है, यानी कि जो तेजी का मार्केट है उसका एक विस्तार है, उसका कंटिन्यूएशन है। यहाँ से कोई भी गिरावट आएगी, कोई भी करेक्शन आएगा तो उसे आप एंटर करने के लिए, यानी कि खरीदारी करने के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा सर, ये जो हम बेयर मार्केट की बात कर रहे हैं या तो फिर करेक्शन में एंट्री की बात हो रही है, इसमें फिलहाल ऐसा पूरा सिनेरियो जो पेंट किया जा रहा है वो ऐसा है कि मार्केट में जो रिस्क है वो शायद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हाल में जो अपमूव आया मार्केट में उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मार्केट के जो वैल्यूशंस हैं वो फिर से जो 15,183 का हमने लो बनाया था 17 जून को, उसके बाद से जो हमने एकाएक कुछ ही दिनों में जो 2200 पॉइंट के आसपास की रैली देखी निफ्टी में, उसके बाद से वैल्यूशंस भी अब फिर से हायर जोन पर पहुंच गए हैं। तो कुछ निवेशक अभी भी ऐसे हैं जो ज़्यादा रिटर्न के लिए, ज़्यादा रिस्क, ज़्यादा जोखिम लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे निवेशकों के लिए प्लीज़ कुछ ऐसे सेक्टर सुझाएं या कुछ ऐसे शेयरों के नाम बताएं जो हाई रिस्क एपेटाइट वाले जो निवेशक होते हैं जिनमें वो इन्वेस्ट कर सकें। देखिए, मुझे लग रहा है कि जो
कोविड का डिसरप्शन आया और उसके बाद इंडिया में जो चीज़ हम देख रहे हैं वो केमिकल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा हलचल देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स जो है इंडिया के मार्केट में आ रहा है, क्योंकि China+1 की जो नीति पूरी दुनिया ने अपनाई है कि हमारे पास एक ऑल्टरनेट होना चाहिए, और उस पर इंडिया काफ़ी खरा उतरा है। इंडिया की काफ़ी कंपनियां उस चीज़ को कैपिटलाइज कर पाई हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में केमिकल सेक्टर में हमने ऑलरेडी एक रैली देख चुके हैं सारी कंपनियों में, लेकिन हेंस फोर्थ भी क्योंकि सारी कंपनियों के केपेक्स लाइंड अप हैं, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इन सारे कंपनियों में जो कि इस सेक्टर में हैं, केमिकल सेक्टर में, आप दीपक नाइट्रेट की बात कर लें या फिर आरती इंडस्ट्री की बात कर लें, बालाजी माइंस की बात कर लें, ये तमाम कंपनियां हैं जहां पर कि काफ़ी अच्छा केपेक्स लाइंड अप है। हेंस फोर्थ भी यहाँ पर आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, तो गिरावट में जरूर निवेश करने की सलाह होगी। तो दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्रीज, बालाजी अमीन्स, ये कुछ ऐसे केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। लेकिन ये पूरे सेक्टर की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे बहुत बड़े केपेक्स यानी क्षमता विस्तार के जो खर्च हैं वो लाइंड अप है। तो उस लिहाज से कोई अगर ज़्यादा जोखिम लेकर ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहता है तो केमिकल सेक्टर के कुछ जो स्टॉक्स हैं जो नाम लिए हैं संतोष सर ने, उनमें आप निवेश करके चल सकते हैं।